हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वप्निल सनी आप लोग को एडीओ एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर किस तरीके से उसको टैकल करना, सॉल्व करना है, उसको आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसे आपका जो एग्जाम है वह है आपका एडीओ, जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं आप लोगों को। माई सेल्फ स्वप्निल सनी। मैंने आईआईटी आईएसएम धनबाद से बीटेक और एमटेक किया है। फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। 2019 में। ठीक है। इसके अलावा मैंने मल्टीपल एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है, जैसे बीपीएससी 66 में मैं इंटरव्यू चरण तक मैं वहां पहुंचा था। इसके अलावा 67th में मैंने मैं मेंस एग्जाम में अपेयर हुआ था। इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस 2020, सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके भी मैं एसएसबी इंटरव्यू तक, उस चरण तक मैं वहां तक पहुंचा था। तो ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। और पिछले 4 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, यानी रसायन विज्ञान। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अब आते हैं आपके एग्जाम पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं एईडीओ एग्जाम का, जो किसके द्वारा आयोजित है। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब जो एईडीओ एग्जाम है उसका एक पेपर कौन सा है, जीएस पेपर है। और जीएस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 रहेंगे। तो इस जीएस का एक पार्ट है, वह है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान का आपका टॉपिक है, उससे हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो केमिस्ट्री को हम लोग समझेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके हायर लेवल तक जाएंगे, और जहां कहीं भी कुछ फैक्ट होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। तो जो हमारा रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, चूंकि यह जीएस का पार्ट है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान हमें कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसका जो बेसिक सोर्स है वह है आपका एनसीईआरटी। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ये आपका क्या है, सिलेबस है। जहां से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और चूंकि ये जो हमारा कोर्स है तो कैसा है, वो क्रैश कोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग कोर्स को क्या करें, हम लोगों ने क्या किया है, कोर्स को डिजाइन किया है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके चैप्टर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वह है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर
हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है वह है परमाणु एवं अणु। ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर हो गए। आगे देखते हैं। पांचवा जो आपका चैप्टर है वह है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो आपका 6 चैप्टर है उसका नाम है विलयन, सॉल्यूशन। ठीक है। 7 चैप्टर है धातु। आपका जो 8 चैप्टर है अधातु। 9th जो आपका चैप्टर है वह है आपका ईंधन एवं मानव निर्मित पदार्थ। तो टोटल आपके 9 चैप्टर हैं जिससे हम लोग पूरी केमिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले और मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। ठीक है। फिर से देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। दूसरा चैप्टर क्या है? परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। तीसरा चैप्टर क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पांचवा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। 6 है आपका विलयन, सॉल्यूशन। 7th है धातु या मेटल। 8वां है अधातु या नॉन मेटल। और 9वां क्या है? ईंधन एवं मानव निर्मित पदार्थ। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। हमारे आसपास, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे आसपास में क्या क्या पदार्थ है। तो सबसे पहले समझें कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ वे सभी चीजें हैं, वे सभी वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती है। अर्थात वे सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान
और आयतन होता है, वह क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है, जिसमें मास होगा और क्या होगा उसका? कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो क्या कहलाएगा? ये पदार्थ या मैटर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जितने भी ठोस द्रव गैस हैं सारे क्या है? आपके पदार्थ हैं। तो जैसे पेन हो गया, कलम हो गया, पदार्थ है। कलम का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और इसका कुछ न कुछ क्या है? आयतन है। उसी तरीके से पुस्तक हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, ये सारे ठोस हैं। अगर द्रव की बात करें तो क्या हो सकता है? आपका जल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, क्योंकि जो आपका जल है उसका भी कुछ न कुछ क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और इसका भी कुछ न कुछ क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। डीजल हो सकता है जो कि द्रव अवस्था में है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर गैसीय अवस्था में बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, अक्रिय गैस, ये भी सारे क्या है? आपके पदार्थ हैं। क्योंकि कोई भी गैस रहेगा उसका कुछ न कुछ मास होगा और वह कुछ न कुछ पूरे स्पेस में क्या करेगा? वो स्थान घेरेगा। इसका मतलब उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो सारी चीजें जो कि ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है, ये सारे क्या होंगे? आपके पदार्थ होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि पदार्थ के मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन टोटली कुल रूप से पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। तो 3 ये हो गया। तो चौथा अवस्था का नाम क्या है? तो चौथा अवस्था का जो नाम है वह है आपका प्लाज्मा। तो आपको नाम याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगी? प्लाज्मा। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसका नाम है ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, सॉलिड। दूसरी अवस्था द्रव, लिक्विड। तीसरी अवस्था गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा। 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पदार्थ की जो पहली अवस्था है उसका नाम क्या है? ठोस या सॉलिड। किस पदार्थ को हम सॉलिड कहेंगे? उस पदार्थ को हम सॉलिड कहेंगे जिसका निश्चित आकार होता है और उसका निश्चित क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जिसका निश्चित आकार एवं निश्चित क्या होता है? आयतन होता है, वह क्या कहलाता है? आपका ठोस कहलाता है।
जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था इस कलम का, कलम क्या है? ठोस पदार्थ है। कैसे ठोस है? क्योंकि इसका निश्चित आकार है। आज भी ऐसे ही रहेगा, 2 दिन के बाद भी ऐसे ही रहेगा, 1 सप्ताह के बाद भी ऐसे ही रहेगा, 1 वर्ष के बाद भी ऐसे ही रहेगा। तो इसका आकार क्या हो गया? निश्चित हो गया। आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा, क्योंकि ये जो हमारा पूरा स्पेस है, इस स्पेस में कुछ न कुछ क्या कर रहा है? ये स्थान घेर रहा है, मतलब इसका क्या कुछ न कुछ क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। वैसे ही जैसे ये आपकी पुस्तक है, जैसे मान लीजिए ये भी आपका क्या है? ये आपका क्या हो गया? सेलफोन हो गया। तो सेलफोन भी क्या है? आपका ठोस पदार्थ है। कैसे है? क्योंकि इसका निश्चित आकार है और इसका क्या है? आपका निश्चित आयतन है। ठीक है, सेलफोन। पुस्तक हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, जो भी चीजें आप देख रहे हैं जिसका निश्चित आकार निश्चित आयतन है, वे सारे क्या है? आपके ठोस हैं। तो ठोस जो होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ हमेशा किससे मिलकर बना होता है? कणों से। कणों का मतलब क्या हुआ? परमाणु। तो अगर हम ठोस की बात करें तो उसके जो परमाणु होंगे एक दूसरे से काफी क्या होंगे? नजदीक होंगे। तो कोई भी आपका ठोस पदार्थ है, उसके ये किससे मिलकर बना होता है? कोई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बड़ा होता है। तो जो भी आपके यहाँ पे कण या परमाणु देख रहे हैं, वो काफी एक दूसरे के क्या है? नजदीक नजदीक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दो कणों के बीच में जो स्थान है वह क्या है? काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ, स्थान कम हुआ मतलब क्या हुआ? अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान ठोस में क्या होता है? काफी कम होता है। जैसे आपके यहाँ पर दो आपके कण हैं, ये पहला कण, ये दूसरा कण, तो दोनों के बीच में गैप क्या होगा? काफी क्या होगा? ये कम होगा। तो अंतराणु का स्थान क्या हो गया? वेरी लो। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन इसके विपरीत, चूंकि दोनों के बीच में स्थान काफी कम है, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो काफी ज्यादा होगा। अर्थात ठोस में अंतराणविक जो बल लगेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वह क्या होगा? काफी अधिक होगा। तो आपका एडीओ के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज कि ठोस में अंतराणु का स्थान काफी कम हो सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट रहेगा ठोस में अंतराणुविक बल काफी अधिक हो सकता है। इनमें से कौन सही है? तो क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ठोस या सॉलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका द्रव, लिक्विड। हम किस पदार्थ को कहेंगे कि वह द्रव है? ठीक है, तो जो भी आपके द्रव पदार्थ हैं उसका जो निश्चित उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन उनका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। फिर से देखते हैं, द्रव में क्या होता है? कोई भी द्रव पदार्थ है उसका जो आयतन होगा क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन उसका जो आकार होगा क्या होगा? वो अनिश्चित होगा। कैसे? तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या हैं आपके? सारे आपके द्रव हैं। तो मान लीजिए एक कंटेनर है या बॉटल है, इस बॉटल में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है,
और इस बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर, यानी कि बॉटल में 1 लीटर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो यहां पर देखिएगा जल का जो आकार होगा कैसा होगा, इस बॉटल के समान होगा। जैसा बॉटल का शेप होगा वैसा ही क्या हो जाएगा, जल उसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और उस कितना है जल आपका, 1 लीटर है। ठीक है, अब इसी जल को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कोई बर्तन है, इस जल को कहां ट्रांसफर कर दिए, यहां पर। तो अब जो जल होगा इस बर्तन के आकार का ले लेगा, है कि नहीं। लेकिन इसमें भी जो जल होगा वह कितना ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। यहां भी 1 लीटर है, यहां भी कितना है, 1 लीटर। क्यों है, क्योंकि इसी जल को हमने पूरी तरीके से दूसरे बर्तन में हमने क्या कर दिया है, उड़ेल दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपका द्रव पदार्थ है उसका आयतन क्या है, निश्चित है। 1 लीटर यहां रहेगा तो 1 लीटर दूसरे बर्तन में भी रहेगा। लेकिन क्या इसका आकार निश्चित है, नहीं, आकार क्या है इसका, अनिश्चित है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बॉटल में बॉटल का शेप ले लेगा, इस तरीके के बर्तन में इस तरीके का शेप ले लेगा। तो सारे द्रव पदार्थ का जितने भी द्रव पदार्थ हैं उनका आयतन निश्चित है, लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। तो अगर हम जल को या किसी भी द्रव पदार्थ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो उसके जो कण होंगे उनके बीच में जो स्थान होगा ठोस की तुलना में थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देख पा रहे होंगे 2 कण हो गया, पहला कण और ये दूसरा कण, और एक किसका है, द्रव के कण है। तो इनके बीच में जो गैप है अर्थात अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में क्या है, ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ठोस की तुलना में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि दोनों कण के बीच में क्या थोड़ा सा गैपिंग है। जब गैपिंग हो जाएगा तो उनके बीच में, कणों के बीच में लगने वाला अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ठोस की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कण हैं, इनके बीच में क्या है, कुछ दूरियां हैं। तो दूरियां हैं तो जो भी दोनों के बीच में जो बल लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होती है और अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम होती है। तो ये हो गया आपका लिक्विड। क्लियर है। चलिए, अब जो तीसरा है पदार्थ की अवस्था वह है गैस, गैसेस स्टेट। तो कोई भी गैस है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ठीक है, जितने भी गैस हैं उनका आकार एवं उनका आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित। कैसे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और हम इसको एक बड़े से कंटेनर में रखते हैं। मान लेते हैं इस कंटेनर का जो आयतन है वह है 500 मीटर क्यूब। तो जब ऑक्सीजन गैस को इसमें रखा जाएगा तो ऑक्सीजन गैस के अणु क्या होंगे, इस पूरे कंटेनर में इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। तो जितना कंटेनर है, जितना स्पेस है कंटेनर का आयतन है, उस पूरे आयतन में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जितना फैलेगा उतना ही क्या करेगा, वो स्थान घेरेगा। अब हम एक छोटा कंटेनर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो आयतन है वह कितना है, 100 मीटर क्यूब है। अब जो भी इसमें ऑक्सीजन गैस का
ऑक्सीजन गैस था, इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, 100 मीटर क्यूब वाले दूसरे कंटेनर में। तो यहां भी ऑक्सीजन गैस इस पूरे कंटेनर में इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां पर सेम गैस है, सेम अमाउंट है, तो यहां पर कितना स्थान घेर रहा था, 500 मीटर क्यूब, यहां पर कितना स्थान घेरेगा, 100 मीटर क्यूब, जिस कारण से ना इसका आयतन क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, इंडेफिनेट हो गया। ठीक है, आकार तो अनिश्चित होता ही है कि कोई भी गैस है, क्या उसका आकार निश्चित होता है, नहीं होता है, क्योंकि जैसा आपका कंटेनर रहेगा उस कंटेनर का भी क्या कर लेगा, वो आकार ले लेगा। और आपका कंटेनर इस शेप का है, मान लेते हैं इस शेप का है, तो यहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन गैस पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। मान लेते हैं इस कंटेनर का जो आयतन है 200 मीटर क्यूब है, तो सेम ऑक्सीजन गैस को हमने तीसरे में क्या क्या ट्रांसफर किया, तो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है इसका शेप ले लेगा। और चूंकि आयतन क्या है यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि ये 100 मीटर क्यूब था और ये 200 मीटर क्यूब था। तो समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गैस है उसको जितना स्पेस मिलता है उतना क्या होता है, उसका फैलाव होता है, और जितना फैलेगा उतना क्या करेगा, उसका आयतन बनेगा। तो गैस का आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित। अगर हम गैस के कणों की बात करें तो गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं, काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए गैस का पहला कण है, गैस का ये दूसरा कण है, तो दोनों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या है, सबसे ज्यादा है। तो गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से अंतराण्विक बल क्या होगा, कमजोर होगा या कम होगा। जितना दूरियां बढ़ेगी उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था आपका गैस। क्लियर होगा यहां तक। चलिए, अब पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उस अवस्था का नाम क्या है आपका, प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होता क्या है, सिंपल सा है, कोई भी गैस है इसको जब ऊर्जा मिलती है तो यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयन मतलब ये हुआ उसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उससे निकल गया, क्या बन गया वो, आयन। तो ये जो आयन बनता है, कोई भी गैस ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, छोड़ेगा, जिस कारण से गैस क्या बन जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। तो ये जो आपका आयनीकृत गैस है यह एक बड़े ऊर्जा का रूप ले लेता है, और ये जो एक बड़ा ऊर्जा का रूप लेगा वह ना तो ठोस होगा, ना तो द्रव होगा, ना ही गैस होगा, क्या बन जाएगा वो, प्लाज्मा बन, क्या बनेगा वो, प्लाज्मा। कोई भी गैस क्या होगा, ऊर्जा गेन करेगा, ऊर्जा गेन करेगा, क्या बन जाएगा वो, आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो। जब वो आयन बन जाएगा तो बहुत सारे आयन मिल एक साथ जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, ऊर्जा का रूप। और ये जो ऊर्जा का रूप है वही क्या होगा, प्लाज्मा। जैसे आपने सुना होगा कि जो सूर्य है वह पदार्थ की किस अवस्था में है, सूर्य किस अवस्था में है आपका, प्लाज्मा की अवस्था में है, प्लाज्मा स्टेट में है। ना तो सूर्य ठोस की अवस्था में है, ना ही वो द्रव की अवस्था में है, ना ही वो गैस की अवस्था में है। सूर्य में, सन में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस है, तो हाइड्रोजन है और क्या है, हीलियम है। और सूर्य का जो
तापमान है, अगर हम आउटर की बात करें, कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, और कोर की बात करें वह 1 लाख डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोर में 1 लाख डिग्री सेल्सियस है, आउटर में कितना, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी ज़्यादा तापमान है। इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आयन में, और जब ये आयन में कन्वर्ट होते हैं, ये बन जाता है ऊर्जा का एक रूप। ये जो ऊर्जा का रूप बनेगा, यही क्या है, आपका प्लाज्मा है। हम कहते हैं सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा की अवस्था में है। तो कोई एग्जांपल देते हैं, तो गर्मी के दिनों में रोड के ऊपर की जो वायु होती है वह झिलमिल करते हुए दिखती है कि नहीं। तो जो झिलमिल करते हुए दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रोड है, गर्म हो गया। गर्म होगा तो ऊपर की जो वायु है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊर्जा लेकर आयनीकृत हो जाएगा। जब आयनीकृत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊर्जा का रूप, अर्थात ये क्या बन गया, आपका प्लाज्मा। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आग, आग आपका क्या है, प्लाज्मा की अवस्था में है। जो आपका थंडरिंग होता है, यानी कि बिजली का गिरना, जब आपका थंडरिंग होगा तो थंडरिंग में क्या है आपका, क्या है आपका, प्लाज्मा की अवस्था में है। तो आपका बिजली गिर रहा है, ना तो ठोस है, ना द्रव है, नहीं वो गैस है, क्या है, वो ऊर्जा का एक रूप है। उसी प्रकार से और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें क्या भरा होता है, हीलियम गैस भरा होता है। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं, वो क्या होता है, हीलियम गैस क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाएगा। जब वो आयनीकृत हो जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो प्लाज्मा के फॉर्म। जिस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है, आपका चमकता है, जिसे मरकरी जनरल भाषा में। क्लियर है, ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब जो पांचवा जो स्टेट है वह है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो बोस किनके नाम पे हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक। आइंस्टीन सब लोग जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर एक पॉस्टुलेट या अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, जो भी हमारा सामान्य वायु है, जो वायु है हमारे आसपास है, उसका जो घनत्व होता है वह होता है 0.0013 ग्राम पर mm³ जो हमारे आसपास का जो वायु है उसका घनत्व कितना है, इतना है। अगर इस वायु के घनत्व को 1 लाख में भाग जितना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वायु का घनत्व है 0.0013 ग्राम पर mm³, उसको हम 1 लाख में भाग जितना, मतलब क्या होगा, इतना बटे 10⁵ वर्ग नहीं होगा, 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 13 × 10⁻⁴ ग्राम पर mm³। 13 × 10⁻⁴ अपॉन 10⁵ क्योंकि 1 लाख में भाग जितना कम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 13 × 10⁻⁹ ग्राम पर mm³। तो हमने सामान्य वायु के घनत्व को 1 लाख में भाग जितना कम कर दिया। अब ये जो आपका वायु प्राप्त हुआ, उसको हम क्या करेंगे, परम शून्य
ताप पर क्या करेंगे, हम उसको ठंडा करेंगे। तो परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका एडीओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो यह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी पदार्थ है उसको हम कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, मैक्सिमम लिमिट है आपका यहाँ तक, इससे ज़्यादा कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि किसी पदार्थ को हम -300 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें, ये पॉसिबल, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है ये। फिर से हम लोग देखते हैं कि जो भी सामान्य वायु के घनत्व को 1,00,000वें भाग जितना क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। कम करने के बाद क्या किया, परम शून्य ताप पर ठंडा किया, इतना टेम्परेचर पर ठंडा किया। तब जाकर क्या होगा, तब जाकर हमें पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होगा, प्राप्त होगा। कैसे, जैसे कि जो भी आपका वायु था, वायु को अगर हम ठंडा करेंगे क्या होगा, वह काफी एक दूसरे के नजदीक आएगा सबसे पहले। और फिर थोड़ा बढ़िया से मैं बनाता हूँ, कोई भी वायु है उसके कण हैं काफी दूर दूर हैं, इसको ठंडा करेंगे, जैसे जैसे ठंडा करेंगे इसके कण एक दूसरे के क्या होते जाएंगे, इसके कण एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। और ठंडा करेंगे तो परम शून्य ताप पर जितने भी कण हैं ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब एक दूसरे में मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, तब आपका एक परमाणु बनेगा जिसे कहा जाता है सुपर परमाणु। हम क्या कहते हैं, सुपर परमाणु। और ये जो सुपर परमाणु बना, यही पदार्थ का क्या है, पांचवी अवस्था। हम कहेंगे सुपर परमाणु किस अवस्था में है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिट्टी के गोले हैं और वो हल्के गीले हैं, क्या है मिट्टी के गोले, क्या है वो हल्के गीले हैं। इस पर हम दबाव देंगे तो सारे मिट्टी के कण एक दूसरे में क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, सारे एक दूसरे में मिल जाएगा। आपके पास क्या मिल जाएगा, मिट्टी का एक बड़ा गोला मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब हम परम शून्य ताप पर ठंडा करते हैं इस गैस को जिसका घनत्व इतना है 13 × 10⁻⁹ ग्राम/mm³, तब उसके जो कण है एक दूसरे के नजदीक आते आते एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं या डिफ्यूज कर जाते हैं। जब सारे कण डिफ्यूज कर जाएंगे तब एक नया कण बनेगा, परमाणु बनेगा, जिसे क्या कहेंगे, सुपर परमाणु। और ये जो आपका सुपर परमाणु है, सुपर परमाणु है, यही क्या है आपका पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है, इसे कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका पदार्थ की अवस्थाएं। अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका ठोस पदार्थ है, ठीक है, कोई भी आपका ठोस पदार्थ है, उसको जब हम गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है आपका बर्फ, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा द्रव। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर किसमें कन्वर्ट होता है, जल में कन्वर्ट होता है। और जब हम इस द्रव को और गर्म करेंगे तब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
गैस में, अर्थात यहां पर क्या हो गया, जलवाष्प बन गया। जैसे पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव, यानी कि पदार्थ की अवस्था मतलब ठोस अवस्था है कोई पदार्थ, जैसे बर्फ है, उसको गर्म करेंगे, बर्फ का विघटन नहीं होगा, अर्थात उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वह चेंज नहीं होगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ठोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। द्रव को गर्म किया जाएगा तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से जब जल को हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, द्रव किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस या जलवाष्प में। द्रव से जब गैस में कन्वर्ट होगा इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो आपका यहाँ पर जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यानी कि तापमान बढ़ाने से स्टेट क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। और अलग अलग चीजों के लिए गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लोहा या ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, इसको अगर हम 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, 1500 डिग्री, यस, ये किस अवस्था में आ जाएगा, आपका द्रव अवस्था में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपका पिघला हुआ लोहा। लोहा का जो आपका क्या हो गया, गलनांक क्या हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। इसी प्रकार से ठोस की अवस्था पर ताप का, एक चीज को मिस कर रहे हैं हम लोग, इसको पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ठोस पदार्थ है, द्रव है, यहाँ पर क्या है, गैस है। तो अगर ठोस से द्रव में जा रहा है क्या कहेंगे, संगलन। कोई ठोस पदार्थ है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में, तो क्या कहा जाएगा, संगलन। ठीक है। अगर कोई द्रव पदार्थ है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण, इवापोरेशन। वही कोई ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करेंगे, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करते हैं तो सीधा किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदर्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस से द्रव में संगलन, मेल्टिंग, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, इवापोरेशन, ठोस से डायरेक्ट गैस में उदर्वपातन या सब्लिमेशन। इसके विपरीत अगर किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करेंगे क्या बनेगा, वो ठोस बनेगा। इसे कहेंगे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या जमना। अगर कोई गैसीय पदार्थ है उसको ठंडा करेंगे क्या बनेगा, द्रव। इसे कहेंगे संघनन, कंडेंसेशन। जैसे बादल कंडेंस होता है तो क्या होता है, बारिश होती है। बादल क्या है, गैस है, बारिश होगा तो जल की बूंदे बनेगा, कैसे बनेगा, संघनित होकर बनेगा। इसके विपरीत जब कोई गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ठोस पदार्थ में। इसे कहेंगे क्षेपण। इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षेपण। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे पदार्थ जो उदर्वपातित पदार्थ हैं, अर्थात जिन्हें गर्म करने पे ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे,
गैस में, उसको ठंडा करेंगे उसके गैस को, तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं तो क्या है, उदरपातित पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। वे जो पदार्थ हैं, पहला है आपका कपूर, ठीक है। दूसरा है एंथ्रासीन, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे पदार्थ क्या है, आपके उदरोपादित पदार्थ हैं, सबलाइम है। इनको जब गर्म कीजिएगा तो सीधा ठोस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। उसके गैसियस फॉर्म को जब ठंडा करेंगे तो गैस से सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस से अगर कोई पदार्थ सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहलाता है, निक्षेपण। और ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, क्या कहलाता है आपका, थरोपातन। क्लियर है। इसको आपको याद रखना है जो भी आपका डायग्राम बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा कि कोई भी पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव, तापमान बढ़ेगा या घटेगा तो कैसे उसका स्टेट चेंज होगा। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका गैस है, गैसेस पदार्थ है, मैंने अभी बताया था। उसके जो कण होंगे एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे। तो यहां पर तापमान को क्या रखना है, कम रखना है, और दाब को क्या रखना है, ज्यादा। यानी कि तापमान कम हो और दाब ज्यादा हो। जब इसको, इस पर हम दाब को बढ़ाएंगे, इसको हम प्रेस करेंगे, सारे कण एक दूसरे के आएंगे, नजदीक आएंगे। तो एक पार्टिकुलर प्रेशर पर ये जो आपके कण हैं, ये जो आपके कण हैं एक दूसरे के आएगा, नजदीक जाएगा। मान लीजिए ऐसा आपने प्रेशर अप्लाई किया, सारे कण एक दूसरे से नीचे आएंगे, और मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोज आएंगे। एक पार्टिकुलर प्रेशर पर ये जो आपका गैसीय पदार्थ है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका द्रव। अर्थात जब हम गैसेस पदार्थ पर दाब को बढ़ाते हैं और तापमान को कम रखते हैं, गैस किस में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में। हाई प्रेशर उस पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विफाइड या द्रवीकृत हो जाता है, मतलब द्रव की अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार से कंडीशन सेम है, तापमान कम रखिए, दाब को ज़्यादा बढ़ाइए। जहाँ भी प्रेशर को बढ़ाएंगे सारे कण एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे एक दूसरे के आएंगे, नज़दीक आएंगे। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, तापमान को कम रखेंगे, तो क्या होगा, सारे कण दूसरे के नज़दीक आ गए, एक दूसरे के नज़दीक आ गए। इसका मतलब द्रव किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका ठोस में कन्वर्ट हो सकता है। समराइज करेंगे कि पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव,
गैसीय पदार्थ पे दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट होगा। द्रव्य पदार्थ पर दाब को बढ़ाएंगे, तापमान को कम रखेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, वो ठोस में कन्वर्ट। क्लियर है ये? इसको लिखिए। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, सारा आपका क्या बेसिक है। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले देखते हैं तत्व। एलिमेंट क्या होते हैं? कोई भी आपका एलिमेंट है वह किसी भी पदार्थ का क्या होता है, वो शुद्ध रूप होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, शुद्ध रूप का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा इससे अन्य दूसरे सरल पदार्थ में, सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व क्या है, वह किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। तत्व किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है जिससे अन्य दूसरे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लोहा है, लोहा का टुकड़ा है, अर्थात इसके जो सारे परमाणु होंगे किसके होंगे, लोहा के ही होंगे। क्या इस लोहे को किसी भी विधि द्वारा आप कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि लोहा क्या हो गया, तत्व हो गया, पदार्थ का क्या हो गया, शुद्धतम रूप हो गया। इसी प्रकार से अगर कॉपर है तो किसी भी विधि द्वारा क्या आप उसको लोहा बना सकते हैं? नहीं बन सकता है। तो कॉपर भी क्या हो गया, आपका क्या हो गया, तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन है, क्या आप ऑक्सीजन को किसी भी विधि द्वारा नाइट्रोजन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या नाइट्रोजन को किसी विधि द्वारा ऑक्सीजन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। नाइट्रोजन में क्या हो गया, तत्व हो गया, अर्थात अन्य दूसरे सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आपका तत्व है उसे मुख्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तत्व क्या हो गया, वर्गीकरण क्या हो गया, धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है और उपधातु हो सकता है। धातु क्या हो गया, लोहा, फेरस, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, सारे क्या है आपके धातु हैं। धातु क्या होता है, तत्व होता है। अधातु भी तत्व होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे क्या धातु हैं। उपधातु हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एस्टेटाइन, एंटीमनी, ये क्या है? उपधातु हैं। उपधातु मतलब इसका गुणधर्म धातु और अधातु दोनों जैसा होता है। ये भी सारे क्या होंगे, आपके तत्व हो। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118। जितने भी तत्व हैं उसको किसी दूसरे तत्व में विभाजित या कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंपल है। ये भी समझ में आ गया होगा तत्व क्या होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, यौगिक। दूसरा देखते हैं हम लोग, यौगिक, मिक्सचर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यौगिक, कंपाउंड,
यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी नियत अनुपात में मिलते हैं, मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी नियत अनुपात में मिलते हैं और उनका संघटन कैसा होता है? अस्थाई होता है, और क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। जो भी यौगिक होगा क्या होगा? तत्वों के नियत अनुपात में मिलने से बनेगा, का संघटन क्या होगा? अस्थाई होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है जल। जल क्या है? यौगिक है। क्यों है? क्योंकि यह हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो दो एलिमेंट हो गए यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1, अर्थात क्या हो गया? ये नियत अनुपात हो गया। संघटन अस्थायी मतलब क्या हुआ? जब एक बार आपका जल बन जाएगा तो ये अपने से या खुद ब खुद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में टूट नहीं सकता जब तक कि हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस ना करें। ठीक है? तो जब एक बार जल बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो उसका संघटन क्या होगा? अस्थाई होगा। ठीक है? इसी प्रकार से क्या हो सकता है? मीथेन CH4 किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से। रेशियो क्या है? 1:4 है। कार्बन हाइड्रोजन मिलने से मीथेन बन गया। मीथेन में से क्या हो गया? उसका संगठन क्या होगा? अस्थाई होगा। एज सिंपल एज दैट। अब लोग समझ गए होंगे यौगिक क्या है। अब जो तीसरा है वह है आपका मिश्रण, मिक्सचर। कोई भी आपका दो पदार्थ है उसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, उसमें ये तो अनुपात जरूरी नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे और क्या बन जाएगा? वह एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर। जैसे बल उदाहरण है, अगर हमारे पास 1 kg रेत है और उसमें हम 2 kg नमक मिला देते हैं, दोनों का मिश्रण होगा। क्या होगा? दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मिश्रण बनेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप ले लीजिए 1 kg नमक, मिला उसमें मिला दीजिए 2 kg रेत, ये भी आपका क्या बना रहे हैं? ये भी आपका मिश्रण बना रहे हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, क्या बनता है? आपका मिश्रण बनता है। ठीक है? अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के आपके दो टाइप हैं। पहला है समांगी मिश्रण, ठीक है, और दूसरा है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होगा जिसके अवयव कॉन्स्टिट्यूएंट पूरे मिश्रण में एक समान होंगे। इसका मतलब क्या होगा? कि अवयव क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पूरे मिश्रण में एक समान है। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह एक गिलास है, इस गिलास में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब हम इसमें कुछ नमक मिलाते हैं। जब नमक मिलाएंगे, नमक पूरे जल में क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से घुल जाएगा। जब पूरी तरीके से नमक जल में घुल जाएगा तो हम कहीं से भी, जैसे मान लीजिए हम दो छोटे गिलास में इस मिश्रण को डालते हैं, इस मिश्रण को डालेंगे, दोनों में जो जितना जल होगा उसमें नमक की मात्रा क्या होगी? समान हो। अर्थात यहाँ का कंपोजिशन, यहाँ का कंपोजिशन, यहाँ का कंपोजिशन, यहाँ का कंपोजिशन, हर जगह क्या होगा? समान हो। ठीक है? समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण है जिसके अवयव पूरे मिश्रण में क्या होते हैं? एक समान हो। जैसे कि आप घर में शरबत बनाते हैं, आपने मग में शरबत बना दिया,
ठीक है। जब मग में आपका शरबत बन गया, 4 दोस्तों को आप पिलाएंगे, चारों को सेम मिठास लगेगा, है कि नहीं? कम मीठा होगा सबके लिए कम मीठा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो सबके लिए बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अर्थात आपका शरबत कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं समांगी मिश्रण के। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण का, वायु, एयर। एयर क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है आपका? गैसों का मिश्रण। जैसे मान लीजिए पटना है, ठीक है। तो पटना में जो गैस है आपका, वायु है, उसमें क्या क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अन्य गैस। तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन होगा कितना होगा? 78% उस वायु में। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। बाकी क्या होंगे? अन्य गैस होंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वायु है वह पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल शुद्ध वायु है। इसी प्रकार से आप विश्व के कहीं भी जाइए जहाँ भी वायु है, ठीक, हर जगह वायु है, उस वायु का जो कंपोजिशन होगा हर जगह क्या होगा? ये समान होगा। इसमें नाइट्रोजन होगा 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0। अर्थात वायु क्या हो गया? आपका एक समांगी मिश्रण है। इसके अवयव हर जगह क्या है? एक समान। क्लियर हो गया होगा समांगी मिश्रण। अब दूसरा देखते हैं, विसमांगी मिश्रण। ठीक है। विसमांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और विसमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास 1 kg नमक है और उसमें हमने मिला दिया 2 kg रेत। ठीक है। एक जार है, इसमें मिश्रण किसका किसका है? 1 kg नमक और 2 kg रेत। मान लेते हैं ये हो गया आपका नमक के कण, ये हो गया आपके रेत के कण, ये क्या हो गया आपका? रेत के कण। और ये क्या है? आपके नमक के कण। यहां पर देखिएगा, हो सकता है कि जब आप कंपोजिशन को लेंगे, इस कंपोजिशन को लेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर रेत की मात्रा ज़्यादा हो और नमक की मात्रा क्या हो? कम हो। अगर आप इस कंपोजिशन को लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा हो, रेत की मात्रा क्या हो? कम हो। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि विसमांगी मिश्रण में जो भी उसके अवयव होते हैं, उसके अवयव क्या होते हैं? असमान होते हैं। ठीक है। विसमांगी मिश्रण में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो पूरे मिश्रण में क्या होंगे? असमान रूप से फैले हुए होंगे। किसी एरिया में कोई पहला अवयव ज्यादा होगा, किसी एरिया में दूसरा अवयव ज्यादा होगा। क्या हो गया? विसमांगी मिश्रण। ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल दूध। अब बोलिएगा कि दूध तो दिखने में एक जैसा होता है, विसमांगी मिश्रण कैसा हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, दूध में क्या होता है? वसा, फैट। कि फैट क्या होता है? उसमें क्या होता है? घुला हुआ नहीं होता है, वह उसमें फैला हुआ हो। दूध को जब आप गर्म करते हैं और क्या बन जाता है? छाली का लेयर बन जाता है। वो छाली आपका क्या है? आपका वसा है। वसा क्या होता है? आपका तेल होता है। यानी जब दूध को आप गर्म कीजिएगा, उसमें पीला 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 क्या होगा? तेल की बूंद नजर। इसका मतलब वसा क्या है? दूध में घुला हुआ नहीं है, वो वसा क्या हुआ? उसमें जहां तहां फैला हुआ है। दूध क्या है आपका? किसका उदाहरण है? आपका विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि दूध दिखने में कैसा लगता है कि यह एक समांगी मिश्रण है, रियल में क्या है, यह है एक विसमांगी मिश्रण है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पहला चैप्टर का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हमने अभी बताया भी था, जल है, किस अवस्था में है, द्रव। इस जल को गर्म कर लीजिए, क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा आपका जल वाष्प। जल वाष्प किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो जब हम जल वाष्प लिखते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, H2O गैस। और जब जल लिखते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, H2O लिक्विड। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन उसके आकार या अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर क्या था, ये द्रव था, यहाँ पर कैसा हो गया, गैस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो सिंपली कह सकते हैं जल का जलवाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से एक रबड़ है, रबड़ सब लोग देखे होंगे। इसको अगर हम खींचेंगे दोनों तरफ से, ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, और थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। और खींचेंगे दोनों तरफ बल लगाकर तो टूट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, रबड़ ही था जिस पदार्थ से बना हुआ है। यहाँ भी खींचने पर रबड़ ही है और यहाँ भी क्या है, ये रबड़ ही है कि नहीं। अर्थात पदार्थ वही रहेगा। जब पदार्थ वही रहेगा तो उसका रासायनिक गुण क्या होगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आकार में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन है, रबर बैंड का खिंचाव कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें मोम है, ठीक है। ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। इसको हमने गर्म कर दिया, सिर्फ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोम लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मोम का पिघलना, मोम का जलना नहीं है, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है मुख्य रूप से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोम का पिघलना। ये काफी आपको इंपॉर्टेंट है।
तो मोम सॉलिड अवस्था में था, पिघल कर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, अर्थात उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है हमारा, यह है आपका भौतिक परिवर्तन। इसको याद रखना है आपको, कंफ्यूजन आपको यहीं पर होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है, कागज को टुकड़ों में करना। कागज को टुकड़ों में करना मतलब क्या हुआ, ये आपका एक पेपर शीट है, इस पेपर शीट को आपने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ दिया, काट दिया। तो यहाँ भी आपका पेपर ही था, और यहाँ भी क्या है, आपका पेपर ही है, अर्थात दोनों का रासायनिक गुण क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो कागज को टुकड़ों में करना भी क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का क्या होता है, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज में यह होगा कि कोई भी पदार्थ है उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसके रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है जिसमें क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाएगा तब एक नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जब जलता है तो क्या बन जाता है, वो राख बन जाता है। तो राख एक अलग पदार्थ है, लकड़ी क्या है, अलग पदार्थ है। लकड़ी का रासायनिक गुणधर्म अलग है, राख का रासायनिक गुणधर्म क्या है, वो अलग है। उसी प्रकार से भोजन का पकना, भोजन का पकना, अर्थात जब भोजन पक जाएगा, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल पक गया, तो पका हुआ चावल क्या ओरिजिनल चावल है वैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यानी कि क्या हो गया, एक कच्चा चावल एक पका हुआ चावल, दोनों दो पदार्थ हो गए, अर्थात नए पदार्थ का क्या हो गया, वो निर्माण हो गया। तो सिंपल आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये उत्क्रमणीय होगा, रिवर्सिबल होगा, भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय होगा, इरिवर्सिबल होगा, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि अब राख से लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या बना हुआ चावल से, पका हुआ चावल से ओरिजिनल चावल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो जाएगा, सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना। जैसे मान लीजिए किसी बोरे में सीमेंट रखा हुआ है, वो क्या हो गया, धीरे धीरे आपके वायु के संपर्क में आया और वो जम गया, तो क्या वो ओरिजिनल सीमेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो एक नया पदार्थ बन गया। तो सीमेंट का जमना किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका किसका हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है दूध से दही बनना। अगर एक बार दूध दही बन गया तो क्या दही वापस दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। दूध एक अलग पदार्थ है, और एक नया पदार्थ क्या बन गया, दही बन गया। दूध से दही बनना भी हो जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट है वह है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, जैसे मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है, ठीक है। मोमबत्ती जब जलेगा इसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो धुआं में क्या हो सकता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकता है। तो ये मोमबत्ती था, जब ये जला तो एक नया पदार्थ क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। जब नया पदार्थ फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। और अब देखिएगा मोमबत्ती जलता है तो वह पिघलता भी है और लास्ट में कुछ मोमबत्ती का रेसिड्यू बच जाता है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो क्या होता है, वो पिघलता भी है, मोम पिघलता भी है। तो मोमबत्ती का जलना मुख्य रूप से क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आंशिक रूप से क्या है, वो आपका भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन, आंशिक रूप से भौतिक परिवर्तन है। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार आपका पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में रहा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों है तो आंसर आपका वही होगा कि हाँ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन है, क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो अब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका पाश्चुराइजेशन, पास्तरीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पास्तरीकरण। समझते हैं क्या है ये। जैसे आप देखे होंगे जब दूध के पैकेट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है पाश्चुराइज मिल्क, यानी कि वो जो दूध है उसको क्या किया गया है, पाश्चुराइजेशन किया गया है या पास्तरीकरण किया गया है। ये होता क्या है, क्योंकि दूध जो है उसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी खराब हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। दोनों में से कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। और ये करने के बाद दोनों में से कोई एक टेम्परेचर यूज करेंगे, तुरंत उसको 4 से 5 डिग्री तापमान पर सेल्सियस पर उसको क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। फिर से समझते हैं, कोई भी आपका मिल्क है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे और तुरंत ठंडा कर लेंगे कितने पे, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और तुरंत ठंडा कर लेंगे इस तापमान पे। जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें कौन सा इफेक्ट उत्पन्न होता है, हीट शॉक। हीट शॉक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को गर्म कर रहे हैं तुरंत ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा गर्म हो तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके बैक्टीरिया हैं उसका सेल वॉल क्या होता है, फट जाता है, जिस कारण से बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूध में से जीवाणु को हटाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पाश्चुराइजेशन। और जो आपका पाश्चुराइजेशन है इसकी खोज किसने किया था, इसके खोजकर्ता कौन थे, वो थे आपके लुई पास्चर। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, पाश्चुराइजेशन के खोजकर्ता कौन थे, लुई पास्चर, और टेम्परेचर कितना होता है, तो ये दोनों टेम्परेचर आपको याद रखना है। तो सिंपली है स्टूडेंट्स, जो भी आपका एडीओ का एग्जाम है उसका पहला चैप्टर का क्रैश कोर्स का हमने ये बताया, ठीक है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, सबसे पहले पदार्थ की अवस्था क्या होता है, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और पाश्चुराइजेशन क्या होता है। आपके एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर यहीं तक है आपका। अब देखेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में दूसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु। धन्यवाद।